औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हम पाकिस्तानी तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारी ख्वाहिश है कि हम मुसलमान जिएँ, मुसलमान मरें। हम जितनी भी कारोबारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कारोबारी मामलात में हैं, उसमें और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम मुसलमान रहें और हमारी ख्वाहिश है कि मुसलमान काम करें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में सबसे बड़ा एक फ़ितना वो है सूद। उससे बड़ा फितना इस्लामिक बैंकिंग में जो हलाल कह के हराम काम किए जा रहे हैं, एक उससे भी बड़ा फितना है, वो भी है सूद ही है। इन तमाम मामलात का गहरा असर पड़ता है हमारे बजट पे। पिछले साल हम पाकिस्तानियों ने 10,700 अरब रुपए का सूद फाइनेंस किया, यानी कि 10,700 अरब के सूद की पेमेंट करने के लिए टैक्सेस पे किए। और मज़े की बात यह है नाजरीन कि 16,000 अरब के करीब हमारी जो ग्रॉस इनकम थी, अगर शेयर निकाल दें, प्रोविंशियल शेयर निकाल दें, तो जो हमारे पास बाकी अमाउंट बचती थी 10,400-500 अरब के करीब, वो नेट इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 99% सूद के लिए चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने नेट इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सूद में दे दी, तो जो बाकी जो खर्चे हैं, चाहे वो डिफेंस का बजट है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज़ हैं, उन तमाम और बाकी जो पीएसडीपी के खर्चे हैं, उन तमाम को करने के लिए हमें दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा। तो 2024-25 के बजट में हमने जो टैक्सेस की मद में पे किया, नेट इनकम वो टोटल 15-16 हज़ार अरब के करीब थी, लेकिन जो सूद पे किया वो 10,500 अरब के करीब था। यह है बॉटम लाइन। और पिछले साल भी सैलरीड पर्सन पे जो टैक्सेस बढ़ाए गए, तो वो कहते थे कि हम पिस रहे हैं, एक तरफ तो महंगाई का जोर है और दूसरी तरफ टैक्सेस का जोर है। और सैलरीड क्लास कौन है नाजरीन? मैं सैलरीड क्लास को डिफाइन कर देता हूँ इस वक्त कि एक वो दोस्त जो काम कर रहा है, कैपिटलिस्ट जो हमारी कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जब वो उनके लिए काम करता है, उनके लिए प्रॉफिट को इंश्योर करता है, तो वो जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ शेयर सैलरीड पर्सन को देते हैं। वो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री सेक्टर कैसा है। ये सैलरी 5% से लेके अगर सर्विस सेक्टर है तो 40% तक नॉर्मली जाती है। तो एक सैलरी सरकारी मुलाजम भी एक सैलरीड पर्सन है, लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा है? सरकार के लिए। अब सरकारी मुलाजमीन अपने आप को सरकारी हाकमीन भी कहते हैं, क्योंकि उनको मराद बहुत हैं। सैलरी के अलावा उनकी मराद इतनी ज़्यादा हैं कि वो बड़ी खुशी खुशी जो भी उनका सैलरी ब्रैकेट है उसमें वो काम करते हैं। अब सरकारी मुलाजमीन अपने आप को सरकारी हाकमीन भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव समझते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इनफैक्ट देखा जाए तो ये पूरा जो सिस्टम चला रहा है वो सरकारी मुलाजमीन चला रहे हैं। अब सरकारी मुलाजमीन जो ये सिस्टम चला रहा है, उसको जब सैलरी मिलती है तो उस पर टैक्स कटता है। अब वो टैक्स वापस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब में चला जाता है और फिर वहाँ से फिर दोबारा एक पहिया जो चलता है। इसी तरह जो दूसरी तरफ अगर हम देखें, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, इनमें जो दोस्त काम कर रहे हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर का सेठ है उसके लिए काम कर रहे हैं, और वो जो सेट है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। और वो जो बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें कि तमाम मुलाजमीन बैंकिंग सेक्टर में, वो बैंकिंग सेक्टर की सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। अब इससे नीचे आ जाती है लेबर क्लास। लेबर क्लास है जिसने घर बनाने हैं, या जिसने जो किसान है, फार्मर क्लास, जिन्हें चुनाई करनी है, बुआई बीजी करनी है, वो एक अलग क्लास है। एनी हाउ बॉटम लाइन इज दिस के नाजरीन कि हमारी सैलरीड क्लास का रोल क्या है? सैलरीड क्लास का रोल ये है कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को वो आके लेके चल रही है। सैलरीड क्लास ही है जिसने कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, उसके बड़े हवाई जहाज़ को चला रहे हैं। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए काम करना है, जो बैंकिंग सेक्टर के जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए काम करना है।
जब बैंकिंग सेक्टर के बेनिफिशियरीज के लिए काम कर रहा होगा तो वो जो बेनिफिट होगा बैंकिंग सेक्टर को उसमें से सैलरी पर्सन को मिलेगा। ये तो मैं तमहीद मान दें नाज़रीन। अब देखा जाए इस सिचुएशन में जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 15,000 अरब 16,000 अरब का टैक्स कलेक्ट करना है और दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर है जिसने पिछले साल 22-24% 30% भी इंटरेस्ट कमाया है, लेकिन अब कम हो गया, 20-18% रह गया क्योंकि काबर 11% पे आ गया। सो पिछले साल जो 30% तक सूद था कमाने में, उसमें हेल्प की बैंकिंग सेक्टर के मुलाजमीन ने। और पिछले साल जो 16,000 अरब के करीब टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें हेल्प की सरकारी मुलाजमीन ने। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के मुलाजमीन हैं, उन्होंने काम किया अपने अपने सेठ के लिए, अपनी कंपनी के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए, उसमें से अपना अपना शेयर लिया। बेसिकली देखा जाए तो ये सैलरीड क्लास है जो कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है सरकार के। ये सैलरीड क्लास है जो कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है बैंकिंग सेक्टर के। ये सैलरीड क्लास है जो कि ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर के और बिजनेस सेक्टर के। अगर यही सैलरीड क्लास उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो इनकम रिसीव करती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज के तहत टैक्स काटा जाता है। अब जो वो टैक्स काटा गया, उसके बाद जो नेट सैलरी एक सैलरीड क्लास को मिली, वो एक अमाउंट बनती है। उस अमाउंट को जब वो खर्च करने के लिए जाता है तो फिर दोबारा उसको टैक्स पे करना पड़ता है। वो चाय की पत्ती खरीदता है, वो डालडा घी खरीदता है, या वो कोई ड्रिंक लेता है या बेकरी आइटम लेता है, उसने उन तमाम आइटम पे दोबारा टैक्स देना है। और अगर वो बिजली का बिल पे करता है, उस पे भी उसने टैक्स पे करना है। सो अगर वो ऑयल पेट्रोल अपनी बाइक में या गाड़ी में डलवाता है, उस पे भी उसने टैक्स पे करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने 10 लाख रुपए उसकी सैलरी थी, उस 10 लाख में उसने एक टैक्स की अमाउंट निकाल दी, तो बाकी जो उसने अपने घर नेट इनकम लेके गया, उसमें से जब वो खर्च करेगा 7 लाख रुपए, उस 7 लाख में दोबारा उसने टैक्स दिया, तो एंड ऑफ द डे उसके पास जो अमाउंट बचती है रियल स्पेंडिंग, वो 50% के करीब रह जाती है। उसमें भी उसका खर्चा पूरा नहीं होता, क्योंकि महंगाई का आलम यह है कि जो पिछले साल कमाया था उसकी डॉलर टर्म में वैल्यू डिफरेंट थी, और आज एक्चुअल पावर जो उसकी कैपेसिटी थी, बाइंग पावर थी, वो ज़्यादा थी। और इस साल जो कर रहा है उसमें उसकी बाइंग पावर कम है, उसकी वैल्यू ऑफ इनकम कम हो रही है, क्योंकि हमारे इकोनॉमी का सिस्टम ये है कि हर आने वाले दिन में वैल्यू ऑफ इनकम कम होगी और हर आने वाले दिन में वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ इनकम कम हो रही है, दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ रही है। तो जो गैप है बिटवीन सर्वाइवल और इनकम, वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सैलरीड पर्सन पे जो टैक्स है वो डबल एज सवार्ड है कि दोनों तरफ से उनको काटती है। जब वो इनकम रिसीव करते हैं तो काटती है, जब इनकम स्पेंड करते हैं तो काटती है, जब वैल्यू जो कम होती है तब काटती है, तो जब वैल्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है तो तब काटती है। नाज़रीन, सवाल ये किया गया था मुझे लास्ट एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कि सैलरीड पर्सन के ऊपर टैक्सेस कंपैरिजन क्या है, तो आज मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की है। अगर मैं आपको बताऊं इसमें कि अगर हमारी इनकम इस वक्त, अज्यूम करूं कि मेरी इस वक्त इनकम है 6 लाख रुपए, तो मैं पिछले 4 सालों में 6 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अगर अज्यूम करूं कि मेरी इनकम 10 लाख रुपए है एनुअल, और एनुअल इनकम पे जो मेरा 2021-22 में टैक्स था वो था 20,000 रुपये। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 और 23 में एक डिस्काउंट सब्सिडी दी, क्योंकि इन्फ्लेशन ट्रेंड बहुत ज़्यादा था, तो वो 10 लाख रुपए जिसकी सैलरी थी उसको 10,000 पे टैक्स लायबिलिटी बनी। और 23-24 में ये मेंटेन रखी गई कि 10 लाख रुपए वाले दोस्त के ऊपर, सैलरी के ऊपर 10,000 से ज़्यादा का टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन ये टैक्स 20,000 दोबारा कर दिया 2024-25 में, जिसकी 10 लाख रुपए सैलरी होगी वो 20,000 पे टैक्स देगा, और वो 100% इंक्रीज बना, क्योंकि इससे पिछले साल 10,000 पे टैक्स था। अगर इसी को अगर हम अज्यूम करें कि इस साल अगर किसी दोस्त की एनुअल सैलरी 20 लाख रुपए है, तो उसके ऊपर टैक्स कितना पड़ा? उसने तकरीबन 1.5 लाख रुपए टैक्स दिया 2024-25 में इस साल।
अब अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊं कि अगर किसी की 20 लाख रुपए सैलरी 2021-22 में थी तो उस वक्त उसको टैक्स पड़ रहा था 1,20,000 रुपए, यानी उसका मंथली 10,000 रुपए टैक्स कटता था। अब जब थोड़ी सी सब्सिडीज दी गई तो ये जो टैक्स था जो 6% बन रहा था, उन्होंने एवरेज 20 लाख के ऊपर, तो इसको 5.75% पे कर दिया गया और 5,000 की सब्सिडी दी गई और 1,15,000 टैक्स रिड्यूस, 1,15,000 तक टैक्स कर देगा 5,000 पे रिडक्शन के साथ 2022 और 23 में। 2023 और 24 में 20 लाख सैलरी वाले पर टैक्स वही था 1,15,000, लेकिन 2024-25 में जिसकी सैलरी 20 लाख रुपए थी 30% टैक्स उसके ऊपर बढ़ा दिया गया और उसका टैक्स 1,50,000 रुपए कर दिया गया। ये थी 20 लाख रुपए वाले की स्टोरी। अगर मैं इसी को ले जाऊं कि अगर किसी की सैलरी 30 लाख रुपए थी तो 2021 और 22 में उसके ऊपर जो टैक्स था वो 2,82,500 रुपए था। और अगर यही 30 लाख रुपए सैलरी का टैक्स 2022 और 23 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एडजस्टमेंट हुई थी रेट की, उसमें 2,82,500 से बढ़ के 2,85,000 हो गया। और अगर मैं इसी को 2023 और 24 के साथ कंपेयर करूं तो 15,000 पे टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बढ़ाया एनुअल, जिसकी सैलरी 30 लाख रुपए थी तो 2,85,000 रुपए से बढ़ा के 3 लाख रुपए टैक्स कर दिया गया। 2024-25 में हैमर मारा गया सैलरीड पर्सन पे, जिनकी सैलरी 30 लाख रुपए सालाना थी, उसके ऊपर टैक्स 80,000 रुपए सालाना बढ़ा दिया गया और उसके ऊपर टैक्स जो 3 लाख रुपए था बढ़ा के 3,80,000 हुआ, जो कि 12.67% ऑन एवरेज हुआ। ये 30 लाख रुपए सैलरी का अकाउंटिंग थी, टैक्स की अकाउंटिंग थी। अगर हम इसको 40 लाख रुपए के साथ कंपेयर करें नाज़रीन, तो जिसकी 40 लाख रुपए सैलरी थी 2021-22 में, उसकी टैक्स लायबिलिटी 4,70,000 रुपए थी। और 2022-23 में चूंकि रेट एडजस्टमेंट हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो टैक्स बढ़ गया 4,70,000 से बढ़ के 5,05,000 रुपए हो गया। और 2023-24 में 40 लाख रुपए कमाने वाले दोस्त के ऊपर जो टैक्स था वो 5,05,000 से बढ़ा और 5,45,000 रुपए हो गया। और इसी ब्रैकेट में 40 लाख रुपए सैलरी वाले दोस्त की ब्रैकेट में 2024 और 25 में जो टैक्स था वो 6,70,000 रुपए हो गया। इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन कि 40 लाख रुपए 2021 और 22 में 40 लाख रुपए वाले पे जो टैक्स था 4,70,000 था और 2024-25 में वो 6,70,000 हो गया। 4,70,000 से 6,70,000, इसका मतलब है 2 लाख रुपए का जंप पिछले 4 सालों में सैलरीड पर्सन पे ये हैमर हुआ। अब इसी सिचुएशन को अगर मैं 60 लाख रुपए वाली सैलरी की ब्रैकेट में देखूं तो इनके साथ जो मामला है, जिनकी 60 लाख से ज्यादा, जिनकी 60 लाख सैलरी थी, उनके ऊपर जो टैक्स था 8,95,000 था 2021 और 22 में, जो कि 14.92% एवरेज बनता है। 2022 और 23 में ये 60 लाख रुपए के ऊपर 10,95,000 टैक्स पड़ा और 2023 और 24 में भी 10,95,000 ही था, लेकिन 2024 और 25 में ये टैक्स बढ़ा के 13,65,000 रुपए कर दिया गया, जो कि 22.75% था। इसका मतलब है कि जिसकी सैलरी 60 लाख रुपए थी, वो 60 लाख रुपए में से जब वो टैक्स पे करता था 13,65,000, तो अपने घर में 46,35,000 लेके जाता था। अब 46,35,000 में अगर जब उसने स्पेंडिंग करनी है तो नॉर्मली 30% टैक्सेस पड़ जाते हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और बाकी, और वो 13,90,000 का इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहा है। अगर मैं 13,90,000 और 13,65,000 के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का टोटल करूं तो ये 27,55,500 रुपए बनते हैं। और अगर 46,35,000 नेट सैलरी में से 13,90,500 में लेस कर दूं तो 18,79,500 रुपए उसकी नेट होम सैलरी बनती है, इनकम बनती है, सरप्लस बनता है। इसका मतलब ये हुआ नाजरीन कि सैलरीड पर्सन जिसकी 60 लाख रुपए सैलरी थी, उसने 13,65,000 एक डायरेक्ट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स दे दिया, उसने 13,90,500 के करीब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो चाय पत्ती, उस बिस्किट, पानी में खरीदने में उसने दिया, वो दे दिया, तो टोटल उसका 27,55,000 टैक्स जो बनता है वो एक ग्रॉस सैलरी का परसेंटेज टर्म में बनता है 46%।
अब उसकी जो इन होम टेक सैलरी बन गई, बाकी वो नाजरीन देखिए कि इस सिचुएशन में कि वो घर में अपने बच्चों के लिए क्या लेके जा रहा है। अगर मैं उसकी एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं तो उसने अपने बच्चों के लिए 32,44,500 रुपये नेट होम सेव किए। लेकिन ये सेविंग नहीं है, इसने कहीं ना कहीं स्कूल की फ़ीस देनी है, घर बनाना है, कोई ना कोई गाड़ी की पेमेंट करनी है, कोई कर्ज उतारना है, कोई बच्चा ब्याना है, बच्ची ब्यानी है, कोई ना कोई मामला है। नाजरीन, हम पाकिस्तानी एक उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिसमें कि सैलरीड पर्सन ग़ुलाम है, ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो सर्व कर रहा है उस सिस्टम को जो कि तागूती सिस्टम है इनडायरेक्टली। क्योंकि उसमें एक आदमी जो कारोबारी आदमी है, वो कारोबारी आदमी अपनी जेब से कुछ नहीं पे करता। कारोबारी आदमी ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, पॉलिसी क्रिएट की, और जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया, यही सैलरीड पर्सन पब्लिक है। जब उन्होंने इकट्ठा किया पैसा, अपने पास लाए और उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन दी और अपने दोस्तों को दिया, उन्होंने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। जबकि सैलरीड पर्सन अपनी जेब से सैलरी कमाता है और अपनी ही जेब से टैक्सेस पे करता है। ये है हमारा सिस्टम। इस सिस्टम में आने वाले बजट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सैलरीड पर्सन को रिलीफ दे, क्योंकि सैलरीड पर्सन जिसकी 60 लाख सैलरी है वो 14 लाख टैक्स भी देगा और 14 लाख इंटरेक्ट टैक्स भी देगा, तो वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा। इस मामले में यही सैलरीड पर्सन इस सिस्टम को लेके आगे चल रहा है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि सैलरीड पर्सन का इस्तेहसाल कैसे होता है और सैलरीड पर्सन अपना ही इस्तेहसाल कैसे करते हैं। क्योंकि जब वो कैपिटलिस्ट इस सिस्टम को लेके आगे चल रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली वो एज ए कंज्यूमर अपना ही इस्तेहसाल कर रहे होते हैं, साथ अपने पाकिस्तानी भाइयों का। सो हमने बेसिकली अगर मुसलमान मुआशरे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को फॉलो करते हुए मुसलमान जीना है तो हमें उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जहाँ इस्तेहसाल है, क्योंकि इनडायरेक्टली इस्तेहसाल हमारे अपने साथ हो रहा था। उसी की एक मिसाल अभी नाज़रीन बिटकॉइन, ब्लॉकचेन। इस बिटकॉइन में मंशा साहब ने अभी हामिद मीसा को भी इंटरव्यू दिया कि $250 हमारे साथ इन्वेस्ट करें और आपको हर दूसरे महीने $250 मिलेंगे। इससे इस तरह की खबर थी कि 400% 500% एनुअल आपको सेविंग होगी। ये एक्चुअली बड़े एक अखबारों में खबर आ चुकी है मीडिया में कि $250 से 250 हर दूसरे महीने बचा करें। सो बॉटम लाइन क्या है कि एक आदमी, एक बैंकर, मंशा साहब रिस्पेक्टेबल नाम है, उन्होंने $250 अवाम से मांगे। क्या उनके पास कोई इतने पैसे अपने नहीं है? क्योंकि उनके पास अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि अगर वो खुद अपने ही मल्टीप्लाई करते रहें तो उनको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। वो पब्लिक से $250 क्यों मांग रहे हैं? बेसिकली पब्लिक का पैसा और कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सके। अब इससे एज ए स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम अगर आप मुझसे पूछें या मुझसे कोई सवाल करे कि ये बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन हलाल है कि नहीं है, बिटकॉइन के पीछे हीला क्या है, पॉलिसी क्या है, बिटकॉइन की उस पॉलिसी में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहता है। नाज़रीन, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको याद होगा डबल शाह प्लान। डबल शाह प्लान क्या था कि कुछ लोगों को उसने कहा कि जी आप मुझे पैसे दें, मैं आपको डबल करके दूंगा। वो एक ब्लॉकचेन पीछे शुरू कर रहा था कि एक बंदा आया है, उसने पैसे दिए कि मेरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें और मुझे 2 महीने में डबल कर दें। अब उस 1 लाख रुपए को तो उसने, डबल शाह ने कुछ नहीं किया होगा। एक और दोस्त आ गया, उसने भी कहा डबल कर दें, फिर एक और आ गया डबल कर दें। तो वो पर्ची पे लिख के देता था कि जी ये पर्ची है, 1 लाख रुपए छोटी सी वो कुकी करके दे देता था। अब चूंकि अगले माह वो आया, अगर शाह साहब के पास पैसे पड़े हुए हैं तो उन्होंने उसको 1 लाख के 2 लाख वापस कर दिए, पर्ची वापस ले ली। इस तरह लोगों के ही पैसे रिसीव करके लोगों को ही वापस करते रहे ताकि ये एक चेन शुरू हो जाए। अब इस सिचुएशन में लोगों के जब डबल होके पैसे वापस मिलने हुए, वो डबल शाह साहब अपने जेब से नहीं कर रहे थे, वो लोगों का ही पैसा कलेक्ट करते थे, आगे दे देते थे।
पहले 10 लोगों ने जमा कराया, फिर 50 लोगों ने जमा कराया, फिर 100 लोगों ने जमा कराया, तो वो डबल होके वापस जाते रहे। बाद में ये सिचुएशन हुई कि शाह साहब ये कहते थे कि अच्छा आए हो डबल करने, डबल कर दूं या पर्ची डबल कर दूं? तो कहते शाह साहब पर्ची डबल कर दें। तो वो जो 1 लाख था, 1 लाख की पर्ची उसे वापस ली, 2 लाख की दे दी, फिर 4 लाख की दे दी, फिर 8 लाख की पर्ची दे दी। तो वो पर्ची डबल होनी शुरू हो गई। एक स्टेज ये आई। इसमें इस सिस्टम में एक बेवकूफ आदमी, डबल शाह जिसका नाम था, वो क्या कर रहा था कि बेवकूफ लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बना के चैनलाइज कर रहा था कि लोगों के पैसे लोगों को वापस कर रहा था और उसमें अपना मार्जिन, अपनी एक दिहाड़ी लगा रहा था। अब सिचुएशन ये है कि हम पाकिस्तानी नाइव हैं कि यार हमें कहीं से पैसे आने शुरू हो जाएं, हम देखते हैं कि किसी मौलवी ने फतवा दे दिया कि वो हलाल है, उस फतवे को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उस सिचुएशन को मैनेज करते हैं कि चल कुछ पैसे बना लें। हम पे तो लायबिलिटी नहीं आ रही ना, हमारा लाख लगा था, हमने डबल करके लाख अपना निकाल लिया, अब लोगों के पैसे के साथ खेल रहे हैं। ये एक सिचुएशन है जो कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में हराम है, हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं है, इसमें कोई रिस्क इस तरीके से नहीं लिया गया कि आपने कोई मर्चेंडाइज परचेज की है या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेशन की है या कोई सर्विस सेल की है। जिस तरीके से ये एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में देखें कि जो रियल टाइम ट्रेडिंग है शेयर्स की वो कुछ और है, लेकिन जब कोई इन्वेस्टर आता है बीच में, जिस तरह बैंक ऑफ पंजाब के शेयर हुए थे 2009 की बात कर रहा हूं, उससे भी बल्कि पहले की, कि एक आदमी आता है, वो पंजाब बैंक ऑफ पंजाब के शेयर्स को 10 रुपए से उठाता है, 100 रुपए से भी ऊपर ले जाता है, क्योंकि उसने मैक्सिमम शेयर उठाए होते हैं 10 रुपए पे, 11 रुपए पे, 12 रुपए पे। जब वो 100 रुपए पे जाते हैं सारे शेयर सेल कर देता है, खुद ही, चूंकि प्राइस को हर रोज इन्फ्लेट कर रहा है, बेसिकली मैनिपुलेट कर रहा है सिचुएशन को कि लोगों के पैसे को उसने हथियाना है, प्लान करना है, तो वो मार्केट वैल्यू को ऊपर लेके जा रहा है। जब वो पीक पे चली गई तो अपना पैसा भी निकाल लिया, लेकिन जिन लोगों ने कॉस्ट प्लस पे खरीदा हुआ था उन सबको लॉस हो गया, फिर वो हवा में हो गए। ये भी एक प्लान्ड पैसे कमाने का तरीका। अब आ जाए बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या सिचुएशन है कि जिसके पीछे एक माइनिंग है, माइनिंग के पीछे गोल्ड है, गोल्ड एक रिजर्व है, वो गोल्ड निकले ना निकले एक बिटकॉइन निकला हुआ है। इस बिटकॉइन के पीछे क्या स्टोरी है नाज़रीन, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगा, वक्त थोड़ा आज। तो 2009 में कोई अननोन आदमी, कोई जापानीज नाम है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, ना तस्वीर है ना कुछ और है, लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे भी सिहोनी ताकतें हैं कि 2009 में उन्होंने 16 लाख बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ $1584 में इशू किए। $1584 में 16 लाख बिटकॉइन इशू करके मार्केट में सर्कुलेट कर दिए। और उन्होंने अपने आप को जो इशू किया वो 0.000990 करके इशू किया, कि जिसमें कि उसकी वैल्यू एक पेनी, 1 सेंट से भी बहुत कम थी, यानी कि 1 सेंट का भी 100वां हिस्सा। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि जब एक बंदे के पास $1500 उसने बिटकॉइन क्रिएट किया, कंसेप्ट क्रिएट किया, मार्केट में खुद ही अपने दोस्तों को बेच दिया, अब उसकी प्राइस बढ़ानी शुरू कर दी, और 2010 में उस बिटकॉइन की प्राइस ट्रिपल अच्छी कर दी। तो जिन लोगों ने वो $1584 खर्च किए थे 16 लाख बिटकॉइन में, उनको मिला 9,60,000। इसका आधा कर दें, उनको मिला तकरीबन 5 लाख समथिंग, 4 लाख, अगर मैं इसको टोटल एग्जैक्टली बताता हूं आपको, डिवाइडेड 9,60,000 डिवाइडेड बाय 2, $4,80,000 का बेनिफिट हुआ। किनको? जिन्होंने $1584 इन्वेस्ट किया था। जब ये इन्वेस्ट बेनिफिट हुआ, किस तरह बेनिफिट हुआ? एक दूसरे को बेच रहा है, दूसरा तीसरे को बेच रहा है, तीसरा चौथे को बेच रहा है, चौथा पांचों को बेच रहा है, और प्राइस हम खुद ही इन्फ्लेट किए जा रहे हैं। जो बिटकॉइन जिसने इशू किया वो प्राइस इन्फ्लेट करा रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि 1584 लगा के $4,80,000 हमें सेविंग हो गई, तो उन्होंने डिमांड बढ़ा दी, उन्होंने अगले भी 16 लाख इशू कर दिए, तो टोटल 32 लाख इशू हुए। तो उस वक्त प्राइस एवरेज करते हुए उसकी मार्केट वैल्यू 9,60,000 कर दी गई। अब इसी सिचुएशन को मैनेज किया 2010 के बाद 2011 में
उसी बिटकॉइन की वैल्यू $4.25 तक ले गए वैल्यू बढ़ा के। तो वो जिन्होंने काम किया हुआ था $1584 में, उनको तो बहुत ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि नेक्स्ट 5.2 मिलियन बिटकॉइन की वैल्यू $22 मिलियन हो गई। इसी सिचुएशन में 2012 में वो $4 का $13 में पहुंच गया। 2013 में $751 का एक बिटकॉइन। नाज़रीन, कहां 1500 में 16 लाख बिटकॉइन इशू हुए, लेकिन 2013 में $751 का एक बिटकॉइन, यानी उसकी मार्केट वैल्यू उस वक्त 7.8 बिलियन थी जब 10.5 मिलियन बिटकॉइन इशू हुए। ये बिटकॉइन क्या है कि हम आपस में उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ा रहे हैं और डॉलर टर्म में उसकी डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं और वैल्यू को मैनेज कर रहे हैं, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, और तमाम लोगों से जो उसका मार्केट कैप है, जो उसकी मार्केट वॉल्यूम है ट्रेड का, उससे मैनेज करते हुए उनको सबको प्रॉफिट दिला रहे हैं। अब जब हम देखते हैं 2013 में उस रिसेशन की सिचुएशन में इस बिटकॉइन को भी उसने हिट किया, उस $751 से कम होकर प्राइस $320 पर बिटकॉइन हुई। 2015 में 430 तक पहुंची, लेकिन 2016 में ये फिर $963 पर बिटकॉइन तक पहुंच गई, और उस वक्त 16.5 मिलियन बिटकॉइन इशू हुए थे, और मार्केट कैप जो इसका था 15.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वो जिसके पीछे कुछ नहीं है, माइनिंग का डॉक्यूमेंट है, उसकी एल्गोरिथम्स क्या है जी, वैल्यूएशन को ऊपर नीचे करने की पॉलिसी। अब ये हैरानगी की बात है नाजरीन कि 2017 में ये बिटकॉइन $14,156 का एक बिटकॉइन बिक रहा था, और 2017 में 18 में फिर दोबारा इसको 3,700 पे इसकी एडजस्टमेंट हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गई थी मार्केट, और ये $253 बिलियन तक पहुंच गया 2017 में। कि लोगों ने इतना इसमें इन्वेस्ट किया कि हम इतनी बचत हो रही है, तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की $253 बिलियन। पाकिस्तान पे लोन कितना है? $130 बिलियन, और ये जो था ये $253 बिलियन तक पहुंच गया सिर्फ मार्केट वैल्यू को अप डाउन करने से। अब 2018 में इसको एडजस्टमेंट हुई, क्योंकि लोगों को लॉसेज हुए, पब्लिक को लॉसेज हुए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तमाम दुनिया में जिन जिन लोगों ने खासतौर पे यूएई और यूएसए में बिटकॉइन खरीदा था, वो बड़ी मुश्किल में आए 2018 और 19 में। लेकिन 2020 में कोरोना के बाद बिटकॉइन को फिर हवा लगा दी गई, और ये 28,949 एक बिटकॉइन 28,949 तक पहुंच गया, और मार्केट कैप $573 बिलियन तक पहुंचा दी गई। नाज़रीन, बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2021 में $46,000 का एक बिटकॉइन, 2022 में 16,547 का एक बिटकॉइन, 2023 में फिर इसको बढ़ा दिया 43,000 का एक बिटकॉइन, और 2024 में $93,000 का एक बिटकॉइन, और 2025 में आज $1,11,814 का एक बिटकॉइन, जिसके पीछे कुछ भी नहीं है। एक बिटकॉइन सिक्का है, उसके पीछे माइनिंग है, एक एग्रीमेंट है, एक गोल्ड माइन, पता नहीं गोल्ड निकलता है नहीं निकलता, उसके ऊपर इसका आज का मार्केट कैप है $2.3 ट्रिलियन। ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की जेब में से पैसा निकालना है, और उस एल्गोरिथम में वैल्यूएशन को ऊपर करना है, नीचे करना है और एडजस्ट करना है, ताकि लोगों की जेब में से पार्ट एंड पार्सल एज ए होल पैसा निकले और उन लोगों की जेब में जाए जो ये पूरी गेम को, स्कीम को चला रहे हैं। अब नाजरीन, यही सवाल जो मीर साहब को पूछना चाहिए था मंशा साहब से, कि वो जो $250 रिसीव करेंगे अवाम से, उसके अगेंस्ट जो इन लोगों ने खुद अपना बिटकॉइन जो 0.000000 पे इशू किया होगा, वो कितने ट्रिलियन बिटकॉइन इशू होंगे, उसके ऊपर बिल्कुल इसी बिटकॉइन के स्केड्यूल के ऊपर हजारों % कमाया जाएगा। उसमें से कुछ % उन्हीं लोगों को जिनका $250 होगा वापस दिया जाएगा। एंड ऑफ द डे, आज से 2 साल 3 साल 5 साल बाद इस बिटकॉइन की जो डिमांड क्रिएट की जाएगी उसको मेंटेन रखा जाएगा, और वैल्यू जो पाकिस्तानियों के पास है वो चल के मंशा साहब के पास चली जाएगी, और जब उनके पास जाएगी उनकी मर्जी है उस वैल्यू को जिस तरह चाहे अपने बेनिफिट के लिए मैनेज करें। लेकिन एंड ऑफ द डे जो लूजर होंगे वो पाकिस्तानी
बिटकॉइन होल्डर होंगे। बिटकॉइन को सपोर्ट करने के लिए पिछले दिनों अमेरिका से भी हाई फाई लोग आए हुए थे, क्योंकि डॉलर की डिमांड तो पाकिस्तान या चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें डॉलर की डिमांड कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो बिटकॉइन एक ऐसा मामला है कि इसकी डिमांड क्रिएट की जा सकती है एज एन अल्टरनेट करेंसी, डिजिटल करेंसी, या इसको एक प्लास्टिक करेंसी कह लें कि एंड ऑफ द डे एक ये कार्ड है, एंड ऑफ द डे एक सर्टिफिकेट है जिसकी बेस पे ये काम हो रहा होगा। ये कितने परसेंट हलाल है, कितने परसेंट हराम है, मुफ्तियाने क्राइम जो खामोश बैठे हैं वो क्यों नहीं बोलते। मासवाए मुफ्ती तकीक उस्मानी साहब के वो जो सूदी सिस्टम के जब फतवा फरोशी करते हैं उसमें तो बोल लेते हैं कि जी ये फतवा है, बिल्कुल हलाल है, ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा हलाल क्या है और हराम क्या है। इसी तरह ये जो बिटकॉइन वाली सिचुएशन है, बिटकॉइन में भी ये एज पर इंजंक्शन ऑफ इस्लाम ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये है असेसमेंट हमारी। अगर इसमें कोई डिबेट करना चाहता है तो हमारा प्रोग्राम हाजिर है। कोई मुफ्ती कराम आना चाहें, मंशा साहब उनकी टीम आना चाहे, उनके मुफ्ती आना चाहें, वी आर देयर टू हेल्प देम आउट। इंशाल्लाह इसके ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, इसको कैसे लीगली हलाल तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है वो इंशाल्लाह हम डिटेल में अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। आज में हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।